नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी के पार्ट 6 में प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के 5वें से उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते के पार्ट 6 में हम 5वें प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है, आपने व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। ये चूँकि मैंने पाठ को पढ़ाते समय फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था कि ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस पूरी कहानी को अर्थात इस व्यंग को आपने पढ़ा है, तो जो भी इस व्यंग को पढ़ने के बाद लेखक की जो भी विशेषताएं आपको समझ में आई हों कि कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उन्हीं को आपको बताना है। तो आइए देखते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर में। देखिए, लेखक की निम्नलिखित बातें हमें आकर्षित करती हैं। जैसे पहली चीज़ तो है भाषा की सरलता। लेखक ने इस पाठ में बड़ी ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, तो पहली विशेषता है भाषा की सरलता। दूसरी बात है कि भाषा में सजीवता है, यानी भाषा जो है वो जीवंत और सजीव सी प्रतीत होती है। तीसरी विशेषता है कि यह एक मीठा व्यंग है। ठीक ना, व्यंग भी जैसे दो तरह के होते हैं, एक मीठा व्यंग और दूसरा कड़वा व्यंग। तो मीठा व्यंग है, व्यंग किया गया है लेकिन वो मीठी भाषा में, मधुर भाषा में किया गया है, इसलिए मीठा व्यंग है। अगली विशेषता है कि सरल भाषा में समाज के दोहरे और तिहरे व्यक्तित्व वालों पर व्यंग किया गया है। ठीक ना, बहुत ही सरल भाषा में समाज के दोहरे और तिहरे व्यक्तित्व वालों पर व्यंग किया गया है। दोहरे और तिहरे व्यक्तित्व, जैसे लेखक ने कहा है, प्रेमचंद जैसे भीतर से थे, यानी हृदय में जो उनके विचार होते थे, जिस तरह का उनका हृदय था उसी तरह वो बाहर भी दिखाई देते थे। इसी कारण वो अपना फटा जूता पहन के ही फ़ोटो खिंचवा चुके थे अपनी पत्नी के साथ। जबकि उसी के पहले कहा है कि यहाँ तक कि लोग कोट, जूता, सूट, यहाँ तक कि पत्नी भी उधार मांग लेते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो यही है दोहरे और तिहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जो दूसरे के उस उधार सामान को मांग करके भी फ़ोटो खिंचवाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों पर इसमें व्यंग किया गया है। और अगली विशेषता है कि सत्ताधारी के सामने आत्मसम्मान का ध्यान न रखने वालों पर व्यंग किया गया है। ये व्यंग उस लाइन के माध्यम से किया गया है जैसे कि आज तो एक जूते पर 25 टोपियाँ कुर्बान। तो जूता जो है वह शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, जबकि टोपी जो है वो सम्मान का प्रतीक है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी अंतिम विशेषता जो है वो है सत्ताधारी के सामने आत्मसम्मान का ध्यान न रखने वालों पर भी व्यंग किया गया है। तो ये जो विशेषताएं हैं लेखक की वो हमें आकर्षित करती हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। जैसे पहली विशेषता भाषा की सरलता, दूसरा भाषा में सजीवता, तीसरा मीठा व्यंग, चौथा है बहुत ही सरल भाषा में समाज के दोहरे और तिहरे व्यक्तित्व वालों पर व्यंग किया गया है। अगली विशेषता है कि सत्ताधारी के सामने आत्मसम्मान का ध्यान न रखने वालों पर व्यंग किया गया है। ओके, आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। टीले शब्द का प्रयोग पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था इस पाठ को कि जो टीला शब्द आया है वो बाधा, रुकावट, विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं, इनकी तरफ इशारा करता है। तो ये कह रहा है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। देखिए, टीले से तात्पर्य है कि मार्ग की रुकावटें या बाधा पैदा करने वाले लोग। क्योंकि सामंतवादी और पुरातनपंथी लोग जो हैं, प्रेमचंद ने उन्हें ध्वस्त करने के लिए लिखा है।
ठीक है ना। अर्थात प्रेमचंद ने अपने लेखों में, अपनी रचनाओं में सामंतवादी और पुरातनपंथी लोग जो हैं उनके बारे में लिखा है। यही उन टीलों पर ठोकर मारना था, ठीक है ना। सुविधाभोगी लेखक उन तत्वों से समझौता कर लेते हैं या उन्हें अनदेखा कर बचते बचाते निकलते हैं, पर यह प्रेमचंद के स्वभाव में नहीं था। इसीलिए लेखक ने कहा था, पाठ में आपको याद होगा कि शायद रास्ते में आने वाले टीलों को ठोकर मारते मारते आपके पैरों के जूते फट गए हैं। ओके बच्चों, तो ये था छठे प्रश्न का उत्तर। ये सातवां जो प्रश्न हमने डाला है ये भी पाठ पर आधारित है और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक आता है कि यह प्रश्न भी आपसे, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है, आपको ये बताना अपने दृष्टिकोण से। देखिए, आज वेशभूषा के प्रति सोच में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। वेशभूषा से व्यक्तित्व निखरता ही नहीं, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी रुचि और हमारी मानसिकता का भी पता चलता है। यानी जैसी हमारी वेशभूषा होगी वह हमारे व्यक्तित्व को तो निखारेगी ही, वह हमारी पिछली पृष्ठभूमि, हमारी इच्छा और हमारी मानसिकता को भी व्यक्त करती है। आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति अधिक सतर्क दिखाई देते हैं। यथासंभव अच्छे और नई काट के कपड़े पहनना चाहते हैं। संपन्न लोग तो सदा नए से नए फैशन सबसे पहले पकड़ लेना चाहते हैं। अर्थात अगर कोई नया फैशन आता है तो सबसे पहले उसे संपन्न लोग भी, यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वही उसको अपनाते हैं। पकड़ लेना चाहने का मतलब अपनाते हैं। सामान्य लोग भी पहले की तरह फटे पुराने से ही गुजारा करने पर विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे पहले के सामान्य व्यक्ति सोचते थे कि हमारे पास जो भी है, कैसा भी है, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन आज के जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो भी अब उन अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों में गुजारा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जितना संभव हो वह भी नएपन की तरफ उन्मुख होते हैं। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके समक्ष नेक्स्ट चैप्टर लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।